देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, एक तरफ तो इंतखाबात हो चुके हैं, उसके बाद जो नताइज आ रहे हैं और जो सूरत हाल बनी हुई है उसको देखते हुए लग तो यही रहा है कि ये जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, हर जी शऊर इंसान वो ये पूछ रहा है कि क्या चल सकेंगी। सबका सवाल ये है, जहाँ पर एक तरफ सिराजुल हक साहब अपनी आम इंतखाबात में नाकामी पर अमारत से इस्तीफ़ा दे चुके हैं और उसके बाद जमात इस्लामी भी सिंध से अपनी यानी कि हाफिज़ नईमुर रहमान की अगर मैं बात करूं तो सीट छोड़ने की बात कर रही है, तो दूसरी जानिब पीर पगारा साहब एहतजाजन सिंध असेंबली की 2 नशिस्तें छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। साथ ही साथ एक तरफ जहांगीर तरीन है जो कहते हैं आम इंतखाबात में शिकस्त के हवाले से सियासत से अलहदगी का ऐलान कर रहा हूँ। दूसरी जानिब वहीं परवेज खटक साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि हार जो हुई है, जो शिकस्त हुई है उसको तस्लीम कर रहा हूँ और साथ ही साथ तस्लीम कर रहा हूँ तो सियासत छोड़ रहा हूँ। ये एक एक करके ये सारी चीज़ें सामने आती जा रही हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी कह रही है हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती, पार्टी चाहती है बिलावल वजीर आजम बने। जिसके बाद तर्जुमान नून लीग कहती है पीपल्स पार्टी से पावर शेयरिंग पर अभी कोई बात नहीं हुई। इसके अलावा जी सदर मुमलिकत से आज पीटीआई वफ़द ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के बारे में आगाह करके मुलाकात की है और साथ ही साथ जी 2 और 3 साल के लिए वजारत उज़्मा नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के फार्मूले पर बातचीत चल रही है। तो पूरी कौम ये सवाल कर रही है कि जहां कुछ लोग अखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए मॉरल और एथिकल ग्राउंड्स पर चीज़ें छोड़ रहे हैं और क्लियर कह रहे हैं, जहां एक तरफ पूरा मुल्क कह रहा है कि जी आज़ाद उम्मीदवार यानी कि पीटीआई बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार वारों की पोजीशन बड़ी थी, ज़्यादा थी, वो जीत रहे थे और जो अब सिचुएशन बन रही है वो वही पीडीएम की कोई सेकंड थर्ड फॉर्म बन रही है। तो अगर ऐसा ही था तो फिर इलेक्शंस क्यों कराए गए, इलेक्शन क्यों हुए, ये बहुत बड़े सारे सवालात हैं। और ये सवालात लोग सियासतदानों से इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि वो सियासतदान ही इसके जवाब दे सकते हैं जो सिस्टम का हिस्सा है काफ़ी अरसे से, और जो सीनियर सीजन लोग हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि आखिरकार हो क्या रहा है और क्या हो सकता है। सबसे पहले जी इसी पे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है जाम कमाल साहब है, मुस्लिम लीग नून से फॉरवर्ड चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, बलूचिस्तान की अहम शख्सियत है, उनको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच जाम कमाल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you. Jam Kamal Saab, there are a lot of hurdles and there are a lot of things happening right now across the country. Having said that, बलूचिस्तान की भी बात कर लेते हैं। आखिरकार सिचुएशन क्या बन रही है और जिस तरह आप सुन ही रहे हैं, बताने की शायद ज़रूरत नहीं है सारे टीवी चैनल्स पर पूरे पाकिस्तान में कि इलेक्शंस वाले दिन क्या हो रहा था और फिर क्या हो गया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि नून लीग ने अगर पीपल्स पार्टी के साथ ही मिलकर हुकूमत बनानी है सूबों के अंदर भी और वफाक के अंदर भी, तो फिर एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन्स करते रहे, सारी इलेक्शन कैंपेन एक दूसरे के अगेंस्ट की। अब क्या सूरत हाल है और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के हवाले से आप क्या देख रहे हैं? देखिए जी, बलूचिस्तान में तो जब भी सियासी इलेक्शंस के बाद हुकूमत साजी हुई है तो बलूचिस्तान में सबको समझना चाहिए कि बलूचिस्तान में नंबर गेम ऑफ सीट्स इतना है नहीं। टोटल तकरीबन पार्लियामेंट के जो इलेक्टेबल्स हैं वो कोई 51 लोग इलेक्ट होके आते हैं और फिर बलूचिस्तान में जितनी जमातें हैं उनमें तकरीबन ये सारा डिवीजन जो है वो 3-4 पार्टियों या कहीं कभी कभी 6-7 पार्टियों की तरफ भी चला जाता है। तो अमूमन हमेशा से यहाँ मखलूत हुकूमत रही है, अब कभी भी कोई सिंगल पार्टी ने यहाँ डोमिनेट नहीं किया है। तो अभी भी मेरा ख्याल वही सिनारियो है जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, BAP, नेशनल पार्टी और बाकी जमातें हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि अभी भी एक मखलूक हुकूमत ही बनेगी क्योंकि सिंगल मेजॉरिटी या 2 पार्टियों के पास भी मेजॉरिटी नहीं है। तो कम से कम 3-4 जमातें मिलके बलूचिस्तान के अंदर एक हुकूमत बनाएंगी जो कि तरीक़ेकार नजर आ रहा है। लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये डेफिनेटली है कि जो 3 जमातें बड़ी अक्सरियत में हैं तो वो फेडरेटिंग पार्टीज हैं और
उन पार्टियों का डिसिप्लिन इन गवर्नेंस के हवाले से थोड़ा बेहतरी आ सकती है, जो कि हमने देखा है कि जब भी गवर्नेंस को बेहतर करने की जरूरत थोड़ी बहुत पड़ती है तो उसमें एक डिसिप्लिन ऑफ पार्टी भी बलूचिस्तान में होना चाहिए, जिसका फुकदान हमेशा रहा है, लेकिन इस दफा लेट्स होप कि वो बेहतर हो सके। साहब, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल है। यकीनन आप सबकी इलेक्शन कैंपेन्स देख रहे हैं और सुन रहे होंगे थ्रू आउट द टाइम, जो पूरा महीना रहा। बिलावल साहब तो कहते थे कि जी बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट नहीं हुई टिल द डेट, जो वो कहते थे इलेक्शन कैंपेन से पहले यानी कि 8 फरवरी से एक दिन पहले तक, वो ये कहते थे कि जी बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट नहीं हुई, जो बलूचिस्तान की महरूमियाँ हैं, जो बलूचिस्तान पीछे है, उसकी सारी वजह ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म रहे 3 बार, और अगर अब वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनते हैं या नून लीग जो है वो पावर में आती है तो बलूचिस्तान में तो कोई डेवलपमेंट के चांसेस नहीं है, वो वैसा ही रहेगा जैसे माजी में रहा है। देखिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कोई 3.5 साल एज बीइंग द चीफ मिनिस्टर, और मैं अपने इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बलूचिस्तान के अंदर अगर एक अच्छी गवर्नमेंट और एक अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव एक्टिव हो और उसका अपना इंटरेस्ट हो और उसकी काबीना का इंटरेस्ट हो कि उसने सूबे में काम करवाना है, तो कोई चीज उसको इस काम को, बलूचिस्तान की तरक्की को आगे ले जाने में नहीं रोक सकती। हमने अपने टेन्योर में ये प्रूफ करके दिखाया है, और न सिर्फ बातों की हद तक बल्कि बलूचिस्तान में अगर आप पिछले 3.5-4 साल का अगर आप रिकॉर्ड हमारा देख लें विद फेडरल गवर्नमेंट, तो यहाँ बहुत बड़े बड़े मंसूबे हमने स्टार्ट किए। विद इन दैट कोयटा शहर भी हमने बड़े मंसूबे स्टार्ट किए और अपने बजट से स्टार्ट किए। अब वो अलग बात है कि अगर हमारा फोकस सूबे का ही जब वफाक की तरफ, अपने कामों की तरफ नहीं होगा। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ सीपैक की। अब सीपैक के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने जब खुद ही इंटरेस्ट नहीं लिया, एक प्रोसेस होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होती है, चीजों को अप्रूव कराने की है, फिर CDWP होती है, प्लानिंग कमीशन है, फिर आपको बाहर लोगों से भी बात करना होता है। ये सारे काम तो सूबे ने करने हैं। अब सूबा ही खुद अपने मसाइल में, करप्शन में, कभी मैल फंगा गवर्नेंस के इश्यूज में और पॉलिटिकल खींचातानी में कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन किसको हटाया जाए, अब वो पूरा 80% अपना वक्त इन्हीं कामों में गुजारेंगे, तो फिर बलूचिस्तान की तरक्की तो होने से रही। और जब वफाक देखेगी कि जी एक सूबा खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है, तो देखिए वो हर फेडरेटिंग गवर्नमेंट जो है ना वो अपने तरफ पर फोकस रखती है। तो मेरे ख्याल से इससे बलूचिस्तान की तरक्की का एक बहुत बड़ा दारोमदार उसके अपने गवर्नमेंट पे है कि वो कितनी एक्टिव है और अपने हुकूक और अपने मसाइल हल कराने में वफाक को कितना प्रेशराइज करती है या उसको कितना स्ट्रीमलाइन करती है। और जिस दिन ये काम अच्छी तरीके से होता जाएगा, हम उस डेवलपमेंट को बलूचिस्तान में देखेंगे और उसकी महरूमियों को दूर होते हुए देखेंगे। लेकिन अगर हम हर दफा यही देखेंगे कि जी एक चीफ मिनिस्टर है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, और फिर कोई मिनिस्ट्रियों की पीछे की लालच है और फिर चीफ मिनिस्टर बनने की लालच है, तो फिर तो तरक्की नहीं हो सकती। फिर हाँ, पर्सनल हल्के की सियासत होगी, करप्शन होगी, अपने आप को बेहतर करने की सियासत होगी, सूबे की सियासत और सूबे की तरक्की नहीं होगी। अच्छा जाम साहब, मुझे एक चीज ये भी बताइएगा कि कहते हैं कि जी हवा का रुख जिस तरफ होता है बलूचिस्तान उसी तरफ चला जाता है, बलूचिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा कहा जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि कितना इम्पैक्ट इससे, जो कि अभी तो आपने बताया कि फॉर्मेशन मखलूत हुकूमत के तौर पर माजी में भी रही है हमेशा और इस वक्त भी हो सकती है, लेकिन इस बात के कितने चांसेस हैं, कितना इम्पैक्ट है कि जो फेडरल गवर्नमेंट बनेगी इस दफ़ा भी, तो वो जिस भी पार्टी की सियासी जमात की बनती है उसका इम्पैक्ट बलूचिस्तान पर आए, टेकल डाउन के इफेक्ट जिसको कहते हैं। देखिए वही वाली बात होगी कि जो भी जमात वफाक में आएगी, डेफिनेटली एक मुल्क का जो वजीर आजम है, जो एक काबीना है, और जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में अभी जो बड़ी जमातें जिस पोजीशन पे आई हैं, वहां भी मखलूक हुकूमत ही बनेगी। तो जब वहां एक मखलूक हुकूमत बनेगी तो बलूचिस्तान में भी एक मखलूक हुकूमत बनेगी, और ये जाहिर होता है कि वही पार्टीज के स्टेक होल्डर्स होंगे जो कि वफाक में होंगे। तो मेरे ख्याल से चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, या मुस्लिम लीग नून हो, या नेशनल पार्टी हो, या कोई भी जमात हो, इन सब के बड़े स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल होल्ड अभी हैं बलूचिस्तान में। और मेरे ख्याल से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो अपने पॉलिटिकल होल्ड्स को कमजोर करे, और मेरे ख्याल ये सारे लोग एक पेज पे होंगे
तो बलूचिस्तान के लिए बेहतर अंदाज में काम कर सकेंगे, जो कि इन सबको करना भी पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात और भी है कि नून लीग जाहिर सी बात है और पीपल्स पार्टी मेनली बैठ के इस वक्त डिसीजंस कर रहे हैं कि जी क्या करना है क्या नहीं, मुशावरत चल रही है सारा। तो नून लीग ही अगर कैंडिडेट आ जाता है वज़ीर आज़म के तौर पे और फेडरल गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में हो जाती है आफ्टर दिस ऑल मुशावरत, तो फिर आप जाहिर सी बात है आपने भी ज्वाइन की नून लीग, सारा कंटेस्ट ही उधर से किया है भी सारा सब जिस तरह से, तो आपके क्या चांसेस लग रहे हैं? पहले भी आप वज़ीर आला रहे हैं, कोई बात हो रही है कोई पार्टी में या किसके चांसेस हैं वज़ीर आला के लिए? क्या नाम ज़ेर गौर हैं इस वक्त बलूचिस्तान के लिए, कुछ बता दें। देखिए इसमें देखिए दो चीजें हैं। एक तो डेफिनेटली जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो वफाक में दो जमातें अपनी सीटें लेके आई हैं और जिनकी मखलूक हुकूमत बनेगी, तो पार्टी लीडरशिप डेफिनेटली बलूचिस्तान के हवाले से एक आपस में बैठ के एक डिसीजन जरूर करेगी। और उसके लिए कबल वक्त है, क्योंकि अभी जैसे इलेक्शन का पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, कुछ चीजें और भी बाकी हैं, तो एक माहौल बलूचिस्तान में भी बनेगा। क्योंकि बलूचिस्तान में एक चीज है कि बलूचिस्तान में नंबर गेम हमेशा बड़ा बारीक सा और बड़ा सेंसिटिव होता है। जहां पे सिंपल मेजॉरिटी 33 का नंबर है, तो जो 33 का नंबर बनाएगा वो हुकूमत बना सकती है। अब इस सिनारियो में अगर हम आजाद को भी इकट्ठा कर लें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी इकट्ठा कर लें, JUI को भी इकट्ठा कर लें, पीपल्स पार्टी और नून, तो आप कह सकते हैं कि 5 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके पास अक्सरियत है। अब इसमें अगर दो पार्टियां कहीं मिल जाती हैं और अपनी एक इख्तिलाफ राय भी रख सकती हैं, जैसे अभी आप देखें कि JUI के पास शायद वफाक में इतनी सीटें नहीं है, तो वो डेफिनेटली कोशिश करेगी कि बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत बनाए, क्योंकि उनके पास 10 लोग हैं और उनके साथ कोई और पार्टी शरीक हो जाए। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो मेरे ख्याल आने वाले 2-3 दिन में इस चीज में हम बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि सबसे पहली बात तो यह कि जमातों का क्या एक फैसला होगा कि उन्होंने क्या फैसला करना है, और उसके बाद मेरा ख्याल फिर ये सबसे बड़ा फैसला होगा कि उन जमातों में से कौन लोग होंगे जो कि हुकूमत में वजीर आला के तौर पे सामने आएंगे। तो ये दो डिसीजंस मेरा ख्याल आने वाले 1-2 दिनों में मेरा ख्याल चीजें आस्ते आस्ते सामने आ जाएंगी और इसमें क्लैरिटी भी आ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अजाम कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून से, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के, और बात कर रहे थे कि 2 से 3 दिन में मजीद क्लैरिटी आएगी। लेकिन ये कि जिस तरह मखलूत हुकूमत की बात हो रही है वफाक में, उसी तरह से बलूचिस्तान की भी बात हो रही है। लेकिन इनिशियली अगर देखा जाए तो बात हुई थी इस हवाले से कि जी पीपल्स पार्टी ने कहा था कि जी हम आप हमारी हुकूमत बनाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि वफाक में जो है वो हो, वज़ीर आज़म बिलावल साहब होने चाहिए, आप वहाँ पे हमारी मदद करें, हम यहाँ पे आपकी मदद करेंगे। तो ये मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान माबैन बातचीत चल रही है। यहाँ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। और दूसरी जानिब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि क्लेम करती है कि उसके बैक्ड आज़ाद उम्मीदवारों ने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस में सीटें ली हैं और मुबैना धांधली के नतीजे में जो है वो उनकी सारी सीट्स जो हैं उनसे ली जा रही हैं। इसी में बात करेंगे। लतीफ़ खोजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सीजन पॉलिटिशियन है जी। बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोजा साहब, आपको वेलकम करूंगी। सर, ये क्या हो गया है? शुरू में जो है हम देख रहे थे इंडिपेंडेंट्स आगे आगे थे, बाकी सब पीछे पीछे थे। अब तो सारे लोग मीडिया को गालियां दे रहे हैं, हमें भी जो है वो सुना रहे हैं बातें कि ये मीडिया ने जो है परसेप्शन बनाया है, 10% रिजल्ट के ऊपर जो है फैसले सुना दिए, ऐसा कुछ नहीं था। मुस्लिम लीग नून अलग चीख रही है, पीपल्स पार्टी अलग चीख रही है, बाकी जमातें अलग चीख रही हैं। आप क्या कहते हैं? देखें, ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर उनकी अपनी जो है जो करतूत थे माशाल्लाह, काले करतूत, उसका जो है रिएक्शन अवाम ने बड़ा बबांगे दोहल दिया है। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। अवाम ने इन तमाम जो इन्होंने 20 महीनों में 16 महीने वो जो PDM की हुकूमत थी और 4 महीने ये उसके उसके जो है उन्होंने
रद्द अमल के तौर पर उन्होंने अपनी गम-ओ-गुस्सा और गैज़-ओ-ग़ज़ब और नफरत का भरपूर इजहार किया है। इमरान खान को उन्होंने अपना बिल्कुल कायद मानकर तस्लीम करके उन्होंने कहा है कि इमरान खान ना बागी है और ना ही गद्दार है, और इमरान खान के खिलाफ मुकदमात जितने बरमार किए और जो सजाएं की हैं अवाम ने उसके मुस्तरद किया है। और मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बांगे दोहर चीफ जस्टिस साहब के सामने कहा था कि हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में हम अपना फैसला करवाने जा रहे हैं, और 25 करोड़ अवाम ने अपना फैसला दो टोक दे दिया है। उन्होंने न सिर्फ इमरान खान को बेगुनाह किया है, बल्कि इमरान खान को उन्होंने जो है वजीर आजम चुना है दोबारा। तो इनको जो है होश के नाखून लेने चाहिए, और तमाम मुकदमात इमरान के खिलाफ जो है वो आर्टिकल 45 में ये कलअदम मुतसवर होने चाहिए। सदर पाकिस्तान जो सॉवरेन है, हर मुल्क की सॉवरेन पावर होती है, उसके तहत जो है अवामी ख्वाहिशात उमंगों और उनके फैसले की नज़र से उसको जो है फौरन मुखलसी और रिहाई होनी चाहिए। और चूंकि मैंडेट अवाम ने सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को दिया है, लिहाजा मुझे कोई इसमें तजब्जब नहीं है कि हुकूमत बनाने की जो है दावत भी इमरान खान को दी जाए, और उसी को जो है वजीर आजम मुतसवर करते हुए उसको पाकिस्तान पर हक हुक्मरानी अल्लाह ताला की हकमियत आला किताबें जो आइन और कानून कहता है उसको सौंपनी चाहिए। लतीफ़ खोसा साहब, आप तो एक अरसे से जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी के साथ रहे, बाकी भी आप देखते रहे, पंजाब में भी आप रहे अहम पोजीशन पे, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। अब ये बताइए ना, ऐसी सूरत हाल में जो आपके सामने बनी हुई है, आपको लगता है कि ये जो सीट्स अभी आप लोग क्लेम करने जा रहे हैं या पिटिशंस दायर करके कोर्ट्स के थ्रू, तो ये कोर्ट्स के थ्रू कितनी सीट्स वापस आ जाएंगी? 50 तो हमारी है ना जी, 129 तो पहले ही हमारी कर चुके, 50 और आती हैं तो हम 170 पे से मुतजाविज हो जाते हैं। और फिर हमारी 230 में से वो अपना मखसूस नशिस्तें हैं जिसमें खवातीन और जो है अकलियती होंगे, वो मिल के हम 200 क्रॉस कर जाते हैं, और 172 का मैजिक फिगर है। हम तो बड़े कंफर्टेबली हमारे पास जो है अददी बरतरी हासिल है। सो मैं नहीं समझता कि किसी भी शायबे से, किसी भी अंदाजे से जो है कोई भी और जो खैर से पावर शेयरिंग कर रहे हैं और बंटवारा कर रहे हैं कि जी फलां को वजीर आज़म बना दो और फलां को वजीर आला बना दो और फलां को सदर बना दो, ये अवाम इसको मुस्तरद कर चुकी है, और इस बंदर बांट को अवाम बड़ी नफरत और हिकारत से देख रही है। मैं नहीं समझता कि इसका कोई जवाब बनता है। अब आप जरा देखिएगा कि यानी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची से कह दिया कि मेरा जो है मैं हारा हुआ हूँ, मुझे जो जिताया गया है मैं इसको तस्लीम नहीं करता, मैं वापस करता हूँ। अचकज़ई साहब ने मुस्तरद कर दिया। GDP जो ग्रैंड वो इनका है सिंध की, उन्होंने जो है इसको मुस्तरद किया है। अब आप मौलाना फजलुर रहमान ने धांधली का जो है शायबा शाखसाना किया है। तो अब आप देखें कि क्या ये जो हमारे लोग तो नहीं है जो कर रहे हैं, इनके अपना क्या एक ही और दो जमातों को ही नवाजा जा रहा है, और उन्हीं के दरमियान क्या इसको फिर लूट मार का बाजार गर्म होगा जिस तरह धरती माँ को लूटा गया है पहले। तो मेरा नहीं ख्याल कि अवाम इस चीज को अब कोई भी बर्दाश्त करने को तैयार है। तो होश के नाखून लें और जमहूरियत को चलने दें। जिनका भी मैंडेट है, जिसके पास मेजॉरिटी है, जिसको अवाम ने पजीराई दी है, उसके अवामी मंगों और ख्वाहिशात के आप सामने कैसे खड़े हो सकते हैं? वोट को इज्जत देने वाले अब क्या रोना रो रहे हैं? ताज पोशी के लिए जिन्हें जिले सुबहानी को लाया गया था, उनके तो चकनाचूर हो गए ख्वाब। और मैं तो आज नहीं, मैं तो काफी अरसे से कह रहा हूँ कि ये 8 फरवरी को लग इन्हें पता जाएगा, और ये वापस जब लंदन जाएंगे तो ये चीखते जाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे किसने बुलाया और मुझे क्यों बुलाया। ये यही पुकारते चले वापस नवाज शरीफ साहब चले जाएंगे लंदन, जहाँ से माशाल्लाह तशरीफ लाए थे। अच्छा, अब एक बात और बताइए ना लतीफ़ खोसा साहब, कोर्ट्स में तो आपने देखा था पहले आपके लिए उधर जो
हालात रहे हैं वो आपने देखे हैं। मतलब आपके पार्टी के इंट्रा इलेक्शन पे उनको तहफ़्फ़ुज़ात हो गए थे, उन्होंने बल्ला छीना, सब कुछ हुआ, लेकिन अब लोगों की ये मिली-जुली राय है। ऑफ कोर्स लोग बता रहे हैं, डिजिटल मीडिया पे भी हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे लोग ये सवाल करते हैं कि जी एक पार्टी के जो है वो इंतखाबात में धांधली नज़र आ गई थी, लेकिन पूरे मुल्क की धांधली नज़र नहीं आ रही। तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो भी विद ड्यू रिस्पेक्ट इस वक्त डिस्कशन में है लोगों की। पूरे 25 करोड़ अवाम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान के। तो ऐसी सूरत हाल में जब लोगों को इस बात का समझ आ गई है, तो आप लोग तो और बेहतर तरीके से जानते हैं मामलात को, तो फिर कितनी तवक्कुआत हैं, वो कितना आपको फेयर एंड फ्री मामले पे साथ खड़े होंगे, और आपको लगता है कि जस्टिस प्रिवेल करेगा इस सारे सिचुएशन में? देखिए, आवाम की जो पल्स है, उनकी नब्ज जो है, उनके एहसास जो हैं, उनके जज्बात जो हैं, उनकी ख्वाहिशात जो हैं, वो 8 फरवरी के वोट के नतीजे में बड़ा वाज़ेह तौर पर आ गया। और यही अवाम जो है, ये जो है रियासत की तारीफ आइन में आर्टिकल 7 में अवाम ही रियासत है, और अवाम ही को हक है असेंबली में भेजने का और इस पार्लियामान में भेजने का, और अवाम ही नुमाइंदे जो है लीडर ऑफ द हाउस, जो उनका प्राइम मिनिस्टर और हुकूमतें बनती हैं। सो हकमियत आला के ताबे अवाम उल नास को पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने का हक है, और आर्टिकल 5 में वफादारी जो है अवाम ही के साथ लाजिम है हर फर्द को, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे सदर हो, चाहे कोई हो। और ताबेदारी जो है वो आइन की है, इसके अलावा कोई और आइन में जो है गुंजाइश नहीं है। तो जब आवाम ने एक फैसला दे दिया है, रियासत ने एक फैसला दे दिया है जो आइन की हमारी इमरानी मुआहदा है, उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है, फिर किसी और को कोई नहीं है। बाकी रहा ये है कि हमें हाथ पैर बांधकर इन्होंने जो कुछ करना था, इमरान खान को इन्होंने अंदर किया, हमसे बल्ला छीन लिया, फिर हमारे जो है कायदीन को पाबंद सलासिल किया, उनको नजरबंद किया, उनको अंदर किया, कईयों का जो है फिर बयानी जबरी दिलाए गए, माए बहने बेटियों और बहुओं को अगवा किया गया, और उनको जो है फिर अब आज तक जेल में है वो कुछ लोग। बूढ़ी यास्मीन, डॉक्टर यास्मीन भी जेल में है। तो फिर भी उसके बावजूद जो माशाल्लाह बख्तर बंद सारे लेकर, नेज़े लेकर से वो चारों शाने चित हुए मैदान में जबनी इलेक्शन में, इसके बावजूद भी अवाम ने अपना जो है फैसला जो है उनके खिलाफ दिया। तो मुझे बताएं कि कौन सी गुंजाइश रह जाती है? क्या अदालतों जो है वो इससे मावरा होती हैं अवाम में से? क्या अवाम के एहसास, जज्बात और उसकी पल्स से बरक्स कोई फैसला कर सकते? उनका भी देख लेंगे, आपके पैराडाइम शिफ्ट होगा अब अवाम के हक में। इसी तरह जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके अपने अंदर से जो है आवाजें आएंगी, वो भी इंतहा हो गई है। जुल्म की जब इंतहा होती है तो जुल्म मिट जाता है, और कुफ्र की रियासतें चल सकती हैं, जुल्म और नाइंसाफी की नहीं चलती हैं। सो माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल इनको होश के नाखुन लेना पड़ेंगे। इनको जो है अगर मुल्क को चलने देना है, देखें एक बात बड़ी वाज़ेह है, इमरान के बगैर और ना तो पार्लियामान चल सकेगी, ना जमहूरियत चल सकेगी, ना ही ये पुख्तगी आएगी या ठहराव आएगा या स्टेबिलिटी आएगी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ना मुआशी इस्तेहकाम आएगा, ना मुल्क और रियासत चल पाएगी। सो रहम करें पाकिस्तान धरती माँ पर, इसको चलने दें ताकि जमहूर भी आगे बढ़े और मुल्क भी हमारा तरक्की पजीर हो। अच्छा, बस आखिरी सवाल करूंगी खोसा साहब आपसे। पीर पगारा साहब ने भी एहतजाजन सिंध असेंबली की 2 नशिस्तें छोड़ने का ऐलान कर दिया है आपसे कुछ देर पहले। वो कहते हैं कि ज़दाई साहब से अलायंस कर लो, कहा गया था नशिस्तें मिल जाएंगी, मना किया तो फिर जीडीए के सामने 0 लिखा हुआ है। वो भी बहुत बड़े बड़े गिले शिकवे कर रहे हैं, मौलाना साहब भी गिले करते हुए नजर तो आ रहे हैं और बातें करती हुई। दूसरी जानिब आपके पार्टी के चेयरमैन, जो मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने तो कहा है कि हम ऑपोजिशन में भी बैठ सकते हैं लेकिन इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो क्या फिर ऑपोजिशन में जाएंगे अगर ये इन्होंने इस तरह से इक़्तिदार में बंदरबाट कर ली और कब्जा कर लिया? तो आखिरी हल क्या होगा? क्योंकि जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं उस पर भी हमने सिचुएशन देखी है कि क्या हो रहा है। तो प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे या फिर ऑपोजिशन में बैठेंगे? फाइनल क्या वो होगी? मजाक तो इस मुल्क के साथ तो मजाक हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। हमें तजर्बा गाह बन गई है। ये फुटबॉल है, जब किक मारो उस गोल में और किक मारो दूसरे गोल में, ये मजाक हो रहा है हमारी मुल्क के साथ, रियासत के साथ। अब अगर 17 सीटें MQM को दे दी जाती हैं कराची की, तो मुझे बताएं
कि क्या ये इससे बड़ा क्या जो मजाक हो सकता है कि आपका फॉर्म 45, हमारे यहाँ जो 50 लोग हैं, हमारे 45 फॉर्म 45 जो गिनती के बाद जो काउंट होता है वो नतीजा दे दिया जाता है प्रिजाइडिंग और पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट्स को। हमारे सारे पोलिंग एजेंट्स के वो फॉर्म 45 है, लेकिन जब रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाती हैं ये बैग पहले जाते हैं तो वहाँ कब्जा कोई और कर लेता है, और कब्जा करके वो रिटर्निंग ऑफिसर और उसके स्टाफ को जूतियां मार के बाहर निकाल के और फिर फॉर्म 47 जो भरा जाता है वो जीते हुए को हरा दिया जाता है, हारे हुए को जिता दिया जाता है। मुझे बताएं कि क्या ऐसे फ्रॉड से क्या आपकी जमहूरियत चलेगी या पार्लियामान चलेगी या मुल्क चलेगा? तो मेरे ख्याल में तो खुदा का खौफ करना चाहिए हमें। बाकी रहा ये कि अगर इसके बावजूद करना है वो हुकूमत माफ कीजिएगा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठीक है, हुकूमत नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया लतीफ खोजा साहब आपका हमारे साथ मौजूद थे। सायरा बानो साहिबा ने भी मुझे ज्वाइन किया है जीडीए से जी, फॉर्मर एमएनए है, बड़ी वोकल एमएनए है, खवातीन की बहुत ही जो है जोरदार आवाज है पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में उनको लोग सुनते हैं जब वो बात करती हैं। तो बहुत शुक्रिया, वेलकम करूंगी आपको सायरा बानो साहिबा। सायरा बानो साहिबा, ये जो इलेक्शन हुए हैं आज, पीर बगाड़ा साहब का भी मैं अभी स्टेटमेंट देख रही हूँ थोड़ी देर पहले के जी एहतजाजन सिंध असेंबली की 2 नशिस्तें छोड़ दी हैं। फिर अब आप कैसे देखती हैं? मैंने वो आपकी वीडियो भी देखी, आरोज भी हाल अहवाल बता रहे हैं, इंटीरियर सिंध से भी लोग कह रहे हैं सिंध में कराची में सबसे ज्यादा धांधली हुई है, लेकिन कोई बात करने वाला नहीं है सिवाय चंद एक लोगों के जिनमें आप शामिल है। क्या कहेंगी? सही कह रहे हैं कि ये इलेक्शन, मैं तो हैरान हूँ कि ये इलेक्शन को इलेक्शन कहा जाए, और इतनी सहूलतकारी तो कभी तारीख में सुनी भी ना थी। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये सारा काम हुआ है। अच्छा सायरा साहिबा की आवाज चूंकि नहीं आ रही है मुझे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करें। बहुत इंपॉर्टेंट है सायरा बानो साहिबा से भी बात करना आज, क्योंकि इस वजह से क्योंकि जो सिचुएशन इंटीरियर सिंध में है, कराची में बनी है, लोग कह रहे हैं कि जो जेन्युइन मैंडेट था उसको उड़ा के रख दिया गया है, और बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैनेज हुआ है पीपल्स पार्टी और एमकेएम यहाँ पे। और ये एक राय है मुबस्सिरीन की, तज्ज़ियाकारों की, और उन लोगों की जो इलेक्शन कवर कर रहे थे और जो फील्ड में थे, जो बीट रिपोर्टर्स थे, वो सारे ये बात करते हैं, और जो तज्ज़ियाकार हैं वो अपना एनालिसिस करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मुवैने तौर पे धांधली देखी गई वो इस सूबे में देखी गई है, बावजूद इसके कि यहाँ पर उड़ा के रख दिया गया है उन जमातों को भी जिनके मैंडेट्स थे, जिसमें जीडीए है इंटीरियर में, जिसमें जेयूआईएफ कह रही है कि हमारे साथ मुवैने धांधली है, जिसमें जमात इस्लामी कराची से कह रही है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कराची से कह रहे हैं, और टीएलपी के लोग भी। तो ये बहुत सारे जमातें हैं जिनको रिजर्वेशंस हैं। जी सायरा बानो साहिबा, मैं चाहूंगी दोबारा से अगर आप जवाब दें वहीं से तो मेहरबानी होगी। जी जी आप सही कह रही हैं कि ये जो इलेक्शन था आरओज का था, लेकिन मसला ये है कि इन आरओज डीआरओज को आशीर्वाद किसका हासिल था। यहाँ पर पहले दिन से हम निसार दुरानी के किरदार पर बात मैं कर रही हूँ कि उनको एक मुतनाज़ा बंदे को आपने वहाँ पर इलेक्शन कमीशन में बिठाया कि जिनकी 2 अपनी एसोसिएट की खवातीन रिजर्व सीट के ऊपर उनका नाम है, तो हम उनसे साफ शफाफ इलेक्शन की तवक्को कैसे कर सकते हैं। बाकी आपने पीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि जी ऑफर भी हुई थी कि हाथ मिला लें पीपल्स पार्टी के साथ तो इतनी मिल जाएंगी, वरना आपके नाम के आगे जीडीए के आगे 0 लिखा हुआ है। तो इससे बढ़कर मैं आपको और क्या बताऊं कि ये कौन लोग हैं और ये किन के सर के ऊपर, जाहिर है पीछे कोई मालिकी करता है तो कोई इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के बात करते हैं। तो मेरा तो ये है कि इन सब के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जिन्होंने मुल्क को इस खाना जंगी की तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कि हमने पहले 1971 से सबक ना सीखा कि 36 सीट वाले और 160 सीट वाले में हम लोगों ने 86 वाले को चुना, और उसके बाद क्या हुआ। तो ये सब चीजें देखनी चाहिए। और क्या कहूँ, अब किससे इंसाफ मांगू? सुप्रीम कोर्ट तो सोया सुप्रीम है, अब मैं और किससे इंसाफ मांगू? अच्छा, तो सायरा बानो साहिबा, सिंध में क्या पोजीशन बन रही थी? जीडीए के अलावा भी आप लोग क्या देख रहे थे? क्योंकि सियासतदान जो शहर के जो बाकी सियासी जमातों के लोग हैं वो तो खुद अपने हाथ से सीट्स छोड़, जैसे अभी पीर बगाड़ा साहब ने भी एहतजाजन छोड़ी है, लेकिन या तो ये कह के लोग छोड़ रहे हैं खास तौर पे अपनी जमातों के, उन जमातों के लोग भी जो इस वक्त पोजीशन लेने की कोशिश कर रही हैं, हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही हैं कि एथिकल ग्राउंड्स पे। सीट तो इसलिए हम वापस कर रहे हैं,
हमारी जो जमात वापस करके हम इस इलेक्शन को तस्लीम ही नहीं कर रहे। अच्छा। जब तस्लीम नहीं कर रहे तो वो फिर 2 सीट्स हम क्यों रखें? और अगर आप अपने चैनल पे चला लें तो पीर साहब का वाज़ेह जी बयान बिल्कुल, वो था चला रहे हैं जी। तो ये 2 सीटें वापस कर दें, कहीं फौज भी ना नाराज हो जाए कि ये 2 सीटें क्यों रखी है। पूरा सिंध आप प्लेट में रख के जरदारी साहब को ऑफर करें जिनसे डील हुई है। अब बाकी हम अपना फिर हक अवाम के ताकत से ले लेते हैं। तो अब आप लोग एहतजाज पे जाएंगे, एहतजाज के लिए सिटिंग होगी, या आप कोर्ट्स में जाएंगे इन सारे रिजल्ट्स को चैलेंज करने के लिए जैसे बाकी सियासी जमातें जा रही हैं? देखिए, कोर्ट में तो तब जाए ना कि जब हम इसको तस्लीम कर रहे हो। हम तो इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं कर रहे। हमारी सारी पूरे सिंध में इन लोगों ने जीडीए के आपको बताया तो है। जी बिल्कुल। जो लोग पैगाम लेकर आए थे उन्होंने कहा था कि अगर आप नहीं माने तो जीडीए के आगे 0 लिखा हुआ होगा, तो वो वैसे ही हुआ। तो अब ऐसे कैसे हो सकता है कि अवाम के जिन्होंने माफिया ने 15 साल से यहाँ पर हुकूमत करके सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया है, उनको अवाम ने कबूल कर लिया और जीडीए का कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो कि वहाँ पर इस इलेक्शन पे पूरा का पूरा इलेक्शन मैनेज था। क्या मैं आपको कहूँ, आप कराची में देख लें कि कराची में क्या हुआ। और जमात इस्लामी ने जो मौक़िफ़ दिया तो उससे तो वो कहते हैं ना कि उनका बयानिया जिन्होंने बनाया था बयानिया और जो लोग मुबारकबादें दे रहे थे उनका बयानिया धबरदूस हो गया, गिर गया। तो अब इसका ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे एहतजाजन ये 2 सीट्स भी वापस कर दी। आपने हकाइक पर से भी जो है वो पर्दा उठा के लोगों को बता दिया, लेकिन इसका वे आउट क्या होगा? आप लोग दोबारा इलेक्शन चाहते हैं कि हो, या फिर आप एहतजाज करेंगे जब तक ये इस बात को नहीं तस्लीम करते कि जी आप लोग के जो मैंडेट है? जिस तरीके से यहाँ कराची में हुआ है, हमें हमारी सीट्स वापस करें हम इस इलेक्शन को। अब देखिए तो क़यादत का फैसला होगा। अभी तो सिर्फ हम ने कहा है कि इस धांधली ज़रा इलेक्शन को नहीं तस्लीम कर रहे, तो फिर देखें क्या होता है। वापस से सूबे में इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जो हम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो आरओज़ DROs हो वो आप मतलब जिस तरह हमने कोर्ट से अपील की थी कि आप दें, मगर उन्होंने इस अपील को नहीं माना। नहीं तो बैलेंस सूबाई आने चाहिए। ये वापस तो इन्होंने तो अपने मुलाजिम और पथारेदार और नौकर ही लगाए थे वहाँ पर, और लोगों को जॉब्स की धमकियाँ दी थी, और जो पोस्टर बैग थे उसमें भी इन्होंने जो किया, तो सब कुछ सामने ही है। आप अपने खुद दिल पे हाथ रख के कह दें कि क्या ये ऐसी पार्टी है जो इलेक्शन पूरा क्लीन स्वीप करे? सही, ठीक है। सायरा बानो साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, जीडीए से हमारे साथ मौजूद थी जी, और कह रही थी कि जिस तरह से इलेक्शंस हुए हैं आप सब लोग ही जानते हैं, और ऑफ कोर्स पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान क्या जी। और ये सियासतदानों की अपनी अपनी आज जो उनके रिजर्वेशंस हैं, उनके पार्टी हेड्स हैं, क्योंकि अब जैसे 2 से 3 दिन गुजर चुके हैं, और जिस तरह से इलेक्शंस के इस वक्त नताइज जा रहे हैं फुल एंड फाइनल, और जो हालात बन रहे हैं, सारे लोग अपने अपने रिजर्वेशंस शो कर रहे हैं। ऐसे मुतनाज़ इलेक्शंस के दरमियान क्या एक साफ़ और शफाफ हुकूमत बन सकेगी पाकिस्तान के अंदर? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल को छोड़े जाते हैं। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।